आखिरकार मैंने एक झाड़ियों के झुंड के अकब में कार रोकी और सर बाहर निकाल कर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मैंने कुर्बो जवार में निगाहें दौड़ाईं तो पता चला कि ये झाड़ी तन्हा नहीं है, बल्कि आसपास के इलाके में दरख्तों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। हैरत की बात थी कि इस जंगल के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। जहाँ से जंगल शुरू होता था वहाँ दरख्त तहद निगाह एक सीध में चल रहे थे। नज़र के साथ तकरीबन 8 मीटर चौड़ी ज़मीन की पट्टी बिल्कुल हमवार थी और रेतली नज़र आ रही थी। अच्छा खासा साफ़ सुथरा रास्ता था जो सूखे पत्थरों से हटा हुआ था। मैं इस रास्ते के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन मेरे दिल ने चाहा कि मैं इस रास्ते पर सफ़र करूं। ऐसे भी यहाँ रुकने की कोई तुक नहीं बनती थी। मैंने एक बार फिर कार संभाली और इसी रास्ते पर चल पड़ा। वाकई एक अजीब सी सड़क थी जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ जाती है। काफ़ी देर तक इस कुदरती या गैर कुदरती सड़क पर मेरा सफ़र जारी रहा। फिर अचानक मेरी कार में एक ज़ोरदार कड़ाका हुआ और एक तेज़ गिड़गिड़ाहट के साथ वो रुक गई और इंजन बंद हो गया। मैंने हैरत और परेशानी के साथ कुर्ब जवार में देखा। इंजन से मुझे धुएं की खफीफ सी लकीर निकलती हुई दिखाई दी। कुछ देर तक मैं खामोश बैठा रहा। फिर मैंने डरते डरते दोबारा कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सलफ तक नहीं घूमा था। काफ़ी देर तक मैं सलफ लगाता रहा, लेकिन ये एक अहमकाना कोशिश थी। वैसे मुझे कार वगैरह का कोई तजुर्बा नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझ पर थकन ने गलबा पा लिया था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अभी बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं तकरीबन नीम दराज हो गया। अब तो पैदल चलने को भी दिल नहीं चाह रहा था। बदन की थकन मजबूर कर रही थी कि मैं आराम करूं। बहुत देर तक इसी तरह नीम गशी जैसी कैफियत में सीट पर लेटा रहा। फिर आंखें खोल कर इधर उधर देखा और अचानक ही मैं चौंक पड़ा। एकदम मुझे एहसास हुआ कि वो खफीफ सी आवाज़ बहुत देर से आ रही है, जिस पर मैंने गौर नहीं किया। अब चौंकने के बाद मैंने अपने कान इस आवाज़ पर लगा दिए तो मुझे एहसास हुआ कि वो घोड़ों के टापों की आवाज़ है जो जंगल के अंदर से आ रही थी। सही तौर पर तो ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि घोड़ों पर कौन लोग थे। दिलावर खान मुझे पाने में नाकाम होकर किसी अमल पर उतर आया है तो दूसरी बात है, वरना असूली तौर पर यह दिलावर खान के आदमी नहीं होने चाहिए थे। फिर भी होशियारी बड़ी चीज़ थी। गाड़ी देखी जा सकती थी। टापों की आवाज़ जिस तरफ से आ रही थी, मैं दबे कदमों इससे आगे चल पड़ा और दरख्तों के दरमियान घुस गया। दरख्त ज़्यादा गुंजान नहीं थे, लेकिन जितना भी दूर खड़े होकर देखा जाता जंगल इतना ही घना नजर आता। मैं एक दरख्त के अकब में दुबक कर बैठ गया। टापों की आवाज़ अब मुझे बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैं दरख्त के पीछे से झांक कर उधर देख सकता था। चुनांचे मैंने यही अमल किया और फिर मैंने इन दोनों घुड़सवारों को देख लिया जो मेरी कार को देखकर इसके करीब पहुंच गए थे। वो मुसल्ले थे और इनके कांधों पर राइफलें लटकी हुई थीं। कार के करीब पहुंचते ही उन्होंने अपनी राइफलें संभाल लीं और घोड़ों से नीचे उतराए। फिर उनमें से एक की कड़कदार आवाज़ उभरी, कौन है? सामने आओ वरना हम गोली चला देंगे। 2-3 मिनट इंतज़ार करने के बाद जब कोई नहीं आया, आवाज़ भी सुनाई न दी, तो इनमें से एक ने राइफल सीधी की और एक के बाद दीगरे कई गोलियां चलाईं। उन्होंने कार के दोनों टायर नाकारा कर दिए थे। गोलियों की बाज़गश्त जंगल में गूंजने लगी और फिर सुकूत छा गया। फिर वो बड़े मुहतात अंदाज में कार की तरफ बढ़ रहे थे। मैं इनकी तमाम हरकतों को गौर से देख रहा था। जब इन्हें यकीन हो गया कि कार में कोई मौजूद नहीं है तो वो सीधे हो गए। इनमें से एक ने टॉर्च निकाली और कार की जानिब बढ़ने लगा। मुझे गौर से इन्हें देखने का मौका मिल गया। कुछ और ही लग रहा था। मेरा ख्याल था कि वो डाकू थे। इससे पहले भी राजपुर और इसके नवाही इलाकों में डाकुओं की अच्छी खासी हंगामा आराई होती रहती थी और कुर्ब जवार की बस्तियों में डाके पड़ते रहते थे। अब इनकी आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। इनमें से एक ने कहा, ये चक्कर क्या है? कोई ना कोई तो इस गाड़ी को यहाँ तक लाया होगा। वो कहाँ गया? दूसरे ने कार के बोनट पर हाथ रख दिया। इंजन गर्म है, इसका मतलब है कि कार को यहाँ आए हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी। वो दोनों अंधेरे में आंखें फाड़ते रहे। राइफलें अब भी इनके हाथ में थीं। फिर इनमें से एक ने कहा, छोड़ो यार, दफ़ा करो, जब कोई सामने आएगा तो देखा जाएगा। मेरे दिल में इस वक्त एक अजीब सा ख्याल उभरा, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। बेशक ये पंगा लेने वाली बात थी। अब मैं वो पहले वाला आसिफ खान नहीं था। ताकतवर आदमी था, जेल काट चुका था। चुनाचा कुछ ना कुछ तो करना ही था। और आखिरकार मैंने अपने बदन में तहरीक पैदा की और दरख्तों की आड़ लेता हुआ किसी चौकन्ने चीते की तरह इनके पीछे पहुंच गया। अचानक ही कुछ सूखे पत्ते मेरे पैरों तले आए और आवाज़ खासी बुलंद हो गई। मैं इनके काफ़ी करीब पहुंच चुका था और मुझे एहसास हुआ था कि ये गड़बड़ हो गई है। ऐन इसी वक्त एक घोड़ा न जाने क्यों बुरी तरह चौंका। पत्तों के चिरचिराने की आवाज़ उभरी ही थी कि घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ इस पर गालिब आ गई और बात बन गई। वो जो कोई भी थे उन्होंने यही समझा था कि पत्ते घोड़े के पैरों तले आगे चिरचिराए हैं। इस तरह इनकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं हो सकी, लेकिन वो इंसान थे। उन्होंने इंसानी अकल से ही सोचा था।
अलबत्ता जानवर इनसे ज़्यादा चालाक था। वो घोड़ा जो हिनहिनाया था, अपना मुंह फिजा में बुलंद करके अजीब से अंदाज में दांत निकाल रहा था और नथरें फड़फड़ा रहा था। इसे यकीनन मेरा निशान मिल गया था और वो अपने मालिक को बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी थी। हालांकि वो जंगलों में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग थे, इन्हें इन बातों का ज़्यादा इल्म होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गौर ही नहीं किया। बहरहाल मैं इनकी गफलत पर इनका ममनून था। अब मैं इनके बहुत करीब पहुँच चुका था। हालांकि मैं इनसे उलझना नहीं चाहता था, लेकिन न जाने क्यों मैं इन्हें करीब से देख रहा था और कुछ सोच भी रहा था। मुझे ये अंदाज़ा तो हो चुका था कि कार बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। रात की तारीकियाँ तो मुझे महफूज रखे हुए हैं, लेकिन दिन की रोशनियों में वो लोग भी ज़रूर कोई कार्रवाई करेंगे जिन्होंने बर वक्त मुझ पर कब्रिस्तान में हमला किया। बहरहाल मैं इंतज़ार करता रहा। मेरे जहन पर बड़ा अजीब सा तासुर पैदा होता जा रहा था। फिर मैंने इनमें से एक की आवाज़ सुनी। ओए छोड़ो यार, पता नहीं क्या चक्कर था, हम क्यों मुश्किल में पड़ गए हैं। जो काम हमें दिया गया है हमें इसकी फ़िक्र करनी है। ठीक है चलो, दूसरे ने कहा। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़े, मैंने अकब से इन पर छलांग लगा दी और इन्हें अपने साथ लेकर नीचे आ रहा। इनके सर बुरी तरह एक दूसरे से टकराए और वो इंतहाई बदहवास हो गए। इनमें से एक के हलक से कुछ ऐसी आवाज़ निकली जैसी वो किसी बला की गिरफ्त में आ गया हो। इससे पहले कि इनमें एक का सर ज़मीन से उठता, मैंने इसकी खोपड़ी पर हथौड़े की तरह घुनसा रसीद किया और वो वहीं साकित हो गया। लेकिन दूसरा मेरे नीचे से निकलने में कामयाब हो गया। वह भी सीधी तरह खड़ा भी नहीं हो सका था कि मैंने इसकी टांग पकड़कर खींच ली और वो दोबारा औंधे मुँह नीचे गिर पड़ा। वो कोई ज़्यादा जानदार आदमी नहीं था। चुनाचा मैंने इसे काबू में करके इसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए और इसका सर कई बार ज़मीन से टकरा दिया। फिर वो भी अपनी जगह साकित हो गया। ये छोटी सी मुहिम आसानी से सर हो गई थी। मैंने तेज़ी से इन दोनों की तलाशी ली। इन दोनों की जेबों में 100 के कई नोट मौजूद थे। एक रिवॉल्वर भी हाथ लगा और मैंने साथ ही एक जदीद साख्त की बिल्कुल नई ऑटोमेटिक राइफल भी उठा ली। थोड़ा सा मैगजीन भी अपने कब्जे में कर लिया और इसके साथ ही टॉर्च भी। फिर मैं घोड़ों की जाने मुतवज्जा हो गया और फिर मैंने इनमें से एक घोड़ा मुंतखब कर लिया। इसे काबू में करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। चंद सेकंड्स की जद्दोजहद के बाद घोड़ा आराम हो गया। दूसरे घोड़े ने एक लंबी छलांग लगाई और वहाँ से भाग गया। बहरहाल मैं घोड़े की पुश्त पर सवार हो गया और इसके बाद मैंने घोड़े का रुख एक तरफ कर दिया। मैं इसी सिमत में सफ़र करने लगा जिधर अपनी कार में जा रहा था। जब जो होगा देखा जाएगा, बाद में सारी बातें सोची जाएंगी। इस वक्त तो सूरत हाल बदल गई थी। मेरे बाएं हाथ पर भी खासा घना जंगल था और यकीनन आसपास ही डाकुओं का कोई ठिकाना भी होगा। मैं इस वक्त खासी बेहतर हालत में था और घोड़े को खासी तेज़ी से भगा रहा था। दूर दूर तक मेरे ताक़ुब में कोई नहीं था। फिर पूरे 1 घंटे तक मेरा सफ़र जारी रहा और फिर मैंने घोड़े की रफ्तार सुस्त कर दी। जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर न जाने कितना फ़ासला तय किया कि बहुत दूर कहीं से मुझे नहायत मदम सी आवाज़ सुनाई दी और मैंने अपनी तमाम तर समाती ताकत इस आवाज़ पर मरकूज़ कर दी। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ वाज़े होती जा रही थी। वो किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ थी और फिर मुझे लगा जैसे ये आवाज़ एक गाड़ी की नहीं बल्कि 2 गाड़ियों की है। अब इस बात में कोई शुबा नहीं रहा था कि आसपास ही कम से कम 2 गाड़ियाँ ज़रूर मौजूद हैं, मगर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने इन गाड़ियों के हेौले देख लिए। वो तेज़ रफ्तारी से मेरे अकब में आ रही थी। एक बार फिर मैंने घोड़े को एड़ लगाई और वह दौड़ने लगा। पता नहीं कब से वो बेचारा मुशक्कत कर रहा था, क्योंकि मुझे इसके अंदाज से थकन का एहसास हो रहा था। फिर मैंने गाड़ियों की रोशनियाँ देखी। ये पता नहीं कैसी गाड़ियाँ थीं। रोशनियाँ जलाकर गालबन रास्ता देखा गया था और इसके बाद रोशनियाँ बुझा दी गईं। साफ अंदाज़ा हो रहा था कि इन लोगों को घोड़ों की गुमशुदगी और अपने साथियों के बारे में इल्म हो चुका था। यही कहा जा सकता था, क्योंकि इस वक्त दिलावर खान के आदमियों का तस्वुर नहीं किया जा सकता था। बहरहाल मैंने एक बार फिर गाड़ियों की हेडलाइट्स जलती देखी। इसी वक्त मेरे घोड़े ने किसी चीज़ से ठोकर खाई। ये एक कटे हुए दरख्त का तना था और घोड़ा इससे जा टकराया। घोड़ा बहुत बुरी तरह गिरा और इसके साथ ही मैं भी। लेकिन जिस जगह में गिरा था नरम झाड़ियाँ थीं जिन्होंने मुझे भरपूर मदद की और मुझे कोई ख़ास चोट नहीं आई। मैं तेज़ी से उठ खड़ा हुआ और इस उम्मीद के साथ घोड़े के करीब पहुँचा कि वो भी उठ खड़ा होगा, लेकिन दूसरे लम्हे घोड़े को देखकर मुझे झुरझुरी सी आ गई। इसकी अगली बाएं टांग इस तरह टूटी थी कि हड्डी खाल फाड़ कर बाहर निकल आई। इसके बावजूद वह उठने की कोशिश कर रहा था। इसकी हलक से करब ज़दा आवाज़ें निकल रही थीं। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि इसे गोली मार दूं,
लेकिन ये भी मेरे लिए ख़तरनाक बात होती, क्योंकि गोली की आवाज़ मेरे दुश्मनों को मेरी सिमत का पता बता दी थी। जीपें करीब आती जा रही थी। एक बार फिर पैदल दौड़ने के अलावा कुछ चारा कार नहीं था। मैं जंगल में घुस गया, लेकिन मैंने अंदर की तरफ ज़्यादा दूर तक जाने की कोशिश नहीं की और दौड़ता रहा। रात की तारीकी में डूबा हुआ जंगल कभी अपनी खबर नहीं देता। बहरहाल मैं पूरी कोशिश कर रहा था। इधर गाड़ियों की आवाज़ें भी मेरी मदद कर रही थीं। वो करीब आती हुई महसूस रही थी, जिसका मतलब था कि मैं रेतले इलाके से ज़्यादा दूर नहीं जा रहा। फिर अचानक मुझे लगा जैसे गाड़ियाँ रुक गई हों। मैं समझ गया कि वो इस मुकाम पर पहुँच गई हैं जहाँ टांग टूटा घोड़ा पड़ा है। जीपों की खफीफ सी गरगराहट साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन जीपें हरकत में नहीं आई थी। फिर अचानक ही फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। मैं एक लम्हे के लिए तो हैरान हो गया। मुझे इस बात पर हैरत थी कि मैं तो वहाँ नहीं था। फिर वो लोग किस पर फायर कर रहे थे? सिर्फ घोड़े को मारने के लिए इतनी गोलियां नहीं चलाई जाती। बहरहाल मैं खुद भी अपनी राइफल उतार कर अपने हाथ में ले ली और इस फायरिंग पर गौर करने लगा। अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि गोलियां एक दूसरे पर चलाई जा रही हैं। डाकुओं का गालबन किसी नामालूम पार्टी के साथ मुकाबला हो गया था। अब पूरे वसूख से तो मैं ये बात नहीं कह सकता, सिर्फ अंदाजे थे। मालूम नहीं अंधेरे में कहाँ क्या हो रहा था। रफ्ता रफ्ता हवाई लहरों के दोष पर बहुत दूर से आती हुई मध्यम सी आवाज़ सुनी। वो आवाज़ मेगाफोन से उभर रही थी। बहुत मध्यम सी आवाज़ थी और अल्फाज मेरे लिए नाकाबिले फ़हम थे, लेकिन मेगाफोन पर जो कहा जा रहा था इसके कुछ कुछ अल्फाज मेरे कानों में पड़ रहे थे और इस वक्त मुझ पर एक अजीब सा सुरूर तारी हो गया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि कोई पुलिस पार्टी डाकुओं का ताक़ुब कर रही है और वो लोग आपस में ही भिड़ गए हैं। एक बार फिर मैंने अपनी जगह छोड़ी और तेज़ रफ्तारी से इनसे दूर होने की कोशिश करने लगा। मुझ पर शदीद थकन तारी होती जा रही थी। जंगल जैसे एक समंदर था जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। फिर रफ्ता रफ्ता माहौल रोशन होने लगा और थोड़ी देर के बाद जंगल का ये सिलसिला ख़त्म हो गया। अब मेरे सर पर खुला आसमान था। मध्यम सी रोशनी में मैंने कोई आध किलोमीटर के फासले पर एक बस को जाते देखा और मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कोई पुख्ता सड़क है। एक लम्हे तक मैं सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, राइफल या रिवॉल्वर जो मैंने डाकुओं से छीना था मेरे लिए सिर्फ इस वक्त तक कारामद चीज़ थी जब तक मैं जंगलों में भटक रहा था। अब मुझे इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं। इंसानों की बस्ती में ये मेरे लिए किसी भी वक्त ख़तरनाक साबित हो सकती थी। मैं एक लम्हे तक सोचता रहा और इसके बाद मैंने मैगज़ीन और ये हथियार फेंक दिए और इसके बाद मैं इस सड़क की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अभी ज़्यादा दूर नहीं गया था कि एक जगह आग जलती हुई नजर आई। सड़क के कुछ फासले पर एक कुटिया नुमा जगह थी। यहाँ एक झंडा भी लगाया हुआ था। छोटी छोटी दो दीवारें भी कच्ची मिट्टी से उठाई गई थी। मेरे कदम इस जानिब उठ गए। मैंने अपना हुलिया किसी हद तक दुरुस्त कर लिया। मेरी आंखों पर ऐनक लगी हुई थी और ये ऐनक मेरे इन गड़ों को छुपाए हुए थी। बहरहाल मैं थकन से चूर चूर था। चुनाचा थोड़ी देर के बाद मैं इस झोंपड़ी तक पहुंच गया। साफ अंदाज़ा हो रहा था कि यहाँ कोई है और मैंने आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ, कोई है? और जवाब में कदमों की आहट सुनाई दी और एक बूढ़ा आदमी जो दरवेश नुमा था बाहर आ गया। कौन हो भाई, क्या बात है? बाबा जी मुसाफिर हूँ, गलती से बस से उतर गया था। बस चली गई और मैं सारी रात पैदल सफ़र करता रहा। बुरी तरह थक गया हूँ। एक कटोरा पानी मिल सकेगा? आ जाओ, सब कुछ मिल सकेगा। अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद है, बूढ़े ने नरम लहजे में कहा और मैं इसके साथ अंदर दाखिल हो गया। वो मुझे देखता हुआ बोला, बैठो, काफ़ी थक गए हो? हाँ बाबा जी, बहुत थक गया हूँ। बैठो, आराम से बैठ जाओ। बल्कि ऐसा करो, पहले मुंह हाथ धो लो, सारा चेहरा गर्दालूल हो रहा है। आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया बाबा जी, मैंने कहा। बूढ़ा मुझे झोंपड़ी के एक भी हिस्से में ले गया जहाँ टीन के एक ड्रम में पानी भरा हुआ था जिसमें टूंटी भी लगी हुई थी। इसके साथ ही दो मटके भी रखे हुए थे जो पानी के थे। थोड़े फासले पर मुझे एक कुआं नजर आया जिस पर रस्सी और डोल रखा हुआ था। आबादियों से दूर इस वीराने में बूढ़े बाबा ने ज़िंदगी गुजारने का इंतहाई माकूल बंदोबस्त कर रखा था। मैंने बड़े इत्मीनान से चेहरा, गर्दन और हाथ पांव धोए। एक अनोखा सुरूर मिला था। पानी भी कुदरत की बनाई हुई क्या चीज़ है, सारे वजूद में ज़िंदगी दौड़ा देती है। रात भर की मुशक्क़त की थकन गालिब थी। पानी ने काफ़ी थकन उतार दी थी। अचानक ही मुझे रोटियां पकने की खुशबू महसूस हुई और मैंने गर्दन हिलाई। यकीनन रोटियां पकाई जा रही थी। मैं मुंह हाथ धोने के बाद वापस आया तो बूढ़ा एक चारपाई बिछा चुका था जो शायद वो इस झोंपड़ी से निकाल कर बाहर लाया था। बैठ जाओ भाई। मैं खुद भी अपने नाश्ते के लिए रोटियां पका रहा था। बस शुरू ही करने वाला था कि अल्लाह ने एक मेहमान भेज दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बूढ़े ने रोटियां पकाकर इन पर घी लगाया, फिर बोला, गरीबों का यही नाश्ता और यही खाना है और यही सबसे बेहतर है। मैं चाय बनाता हूँ, बैठो, चारपाई पर बैठ जाओ। बूढ़े ने चाय का पानी चढ़ा दिया, फिर साग को रोटी के साथ लेकर वो मेरे पास आ गया।
पानी वगैरह भी ले आया था। इस वक्त ये मुझे दुनिया की कीमती तरीन नेमत महसूस हुई। मैंने खुदा का शुक्र अदा करके इसे खाया और फिर बूढ़े का शुक्रिया अदा किया। नहीं बाबा, मेहमान तो अल्लाह के भेजे हुए होते हैं, मैं क्या और मेरी औकात क्या। आप इसी जंगल में रहते हो बाबा जी? हाँ, जंगल समझ लो, आबादी समझ लो, शहर समझ लो, बस दुनिया रास नहीं आती तो यहाँ बसेरा कर लिया। बड़े बुरे हैं ये दुनिया वाले। इंसान को अगर मौका मिल जाए तो इससे जितना दूर हट सकता है हट जाए। अच्छा नहीं होता इनके साथ रहना। कोई हादसा हुआ होगा आपके साथ? पूछना नहीं बेटा, बताने को जी नहीं चाहता। बस जिसे गुजरना था गुजर गई। अब यहाँ रहता हूँ, सुकून है। अब तुम देखना थोड़ी देर में कितने सारे परिंदे जमा हो जाते हैं। मैंने इनके लिए दाने दुनके का बंदोबस्त कर रखा है। आपकी गुजर बसर कैसे होती है बाबा जी? हो जाती है, बस होश के ज़माने में कुछ जमा कर लिया था, इस पर मुनाफा मिल जाता है महीने के महीने। बस मैं बैठ कर शहर का एक चक्कर लगा लेता हूँ, ज़रूरत की चीज़ें ले आता हूँ। बीमारी होती है तो खुद ब खुद ठीक हो जाता हूँ, अल्लाह का फजल है। हाँ बाबा जी, अपना एक लिबास दे सकेंगे मुझे? कीमत अदा कर दूंगा इसकी। नहीं बेटा, यहाँ कोई दुकान नहीं है। फिर मेरे पास लिबास ही क्या है, बस 2-4 कफनियाँ हैं, इनमें से कोई चाहे तो ले लो। दे दीजिए बाबा जी, आपकी मेहरबानी होगी, मैंने कहा और बूढ़ा एक बोसीदा सी कफनी निकाल लाया। हुलिया बदलने के लिए ये बेहतरीन चीज़ थी। मैं इसको पहनकर अपने आप को अजीब सा महसूस करने लगा। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ी सी मुश्किलात आ खड़ी हुई थी। वो कार वहाँ रह गई थी, इसके बारे में रेंट ए कार वाली कंपनी को इतला भी देनी थी, वही लोग इसे वहाँ से उठा सकते थे। बहरहाल ये सारे मामलात अपनी जगह। बूढ़े की इजाज़त से मैं खाने पीने के बाद आराम से लेट गया। कफनी मुझे अपने बदन पर बहुत अजीब लग रही थी। अपना लिबास उतार कर मैंने एक बंडल सा बनाया और इसे वहीं एक जगह छुपा दिया। मैं हुलिया बदल कर यहाँ से निकल जाना चाहता था। शहर जाने के बाद नए सिरे से कुछ सोचूंगा और आगे के रास्ते मुंतखब करूँगा। फिर दोपहर तक सोता रहा और इसके बाद इस वक्त जागा जब बाहर कुछ आहटें सुनाई दी। दिमाग जाग गया। आहटें कुछ गैर मामूली सी मालूम हो रही थी। मैं जल्दी से उठ कर बैठ गया और मैंने इन आहटों पर कान लगा दिए। आवाज़ें जो आ रही थीं, वो कौन है, इसने अपने बारे में आपको क्या बताया बाबा जी? हमने ज़्यादा नहीं पूछा, बेचारा मुसाफिर है, गलती से उतर गया था किसी बस से और रास्ता भटक कर इधर आ गया है।